हाय एवरीवन, आप सभी का आशीष एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि आज आपका सीटेट का पेपर था, तो उसका लैंग्वेज 1 यानी कि हिंदी भाषा का पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पेपर एनालिसिस के साथ साथ आंसर की बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गद्यांश से शुरू करते हैं। एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं। शिक्षा एक सृजनात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य है। वह एक तरफ मौखिक एवं लिखित सांस्कृतिक परंपरा की वाहक है, किंतु दूसरी ओर वह संस्कृति की निर्मात्री भी है, क्योंकि वह प्रचलित संस्कृति में कुछ नया जोड़ती है तथा कुछ पुरानी चीज़ों को घटाती है या उनका स्वरूप बदलती है। चूँकि कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इसलिए शिक्षा सबसे पहले नए के लिए नई संस्कृति विकसित करने का काम करती है। वह समाज में प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों को जारी रखने के लिए पहले उनके औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा भी देती है। सांस्कृतिक कर्म के रूप में शिक्षा को देखने में यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृति ना तो एकाकी है, न उसे बाहरी प्रभाव से रोका जा सकता है और न उसका प्रभाव दूसरे समाज पर पड़ने से बचाया जा सकता है। संस्कृति अपने स्वभाव में आदान प्रदान की प्रक्रिया है। यह हमेशा प्रगतिशील और ग्रहणशील है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इससे क्या क्या प्रश्न आए हैं। एक सेकेंड। चलिए, पहला प्रश्न है, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ये तो आप देखते ही बता देंगे। सामाजिक इसमें तो हुआ ही है, सृजनात्मक, प्रचलित और संबंधित इस सब में नहीं हुआ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 91 में 1। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक नहीं है? की, तथा, से, के लिए। तो तथा आप देख के ही बता देंगे कि ये समुच्चय बोधक है। अगला प्रश्न है, प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? शिक्षा, पुस्तकें, पर्यावरण, धर्म। ऊपर ही इसमें लिखा हुआ है पैराग्राफ में कि शिक्षा है जो हमें प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? संस्कृति की मुख्य विशेषता उसका एकाकीपन है। संस्कृति किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता है। गतिशीलता का अभाव है, हमेशा प्रगतिशील है। लास्ट लाइन यही थी कि संस्कृति हमेशा प्रगतिशील होती है। ठीक, तो इसका उत्तर 94 का आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है। इस वाक्य से आशय है संस्कृति और देश में घनिष्ठ संबंध है। संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। संस्कृति देश और काल में अंतर करती है। संस्कृति किसी तरह प्रभावित नहीं होती, तो प्रभावित होती है, देश काल में अंतर नहीं करती है। संस्कृति और देश में घनिष्ठ संबंध ये नहीं होगा। इस देश काल के सापेक्ष का मतलब हो गया कि वो समय और स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। तो 95 का आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है? जब शिक्षा को धर्म से जोड़कर देखा जाए, जब संस्कृति को शिक्षा से अलग करके देखा जाए, जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए, शिक्षा को पृथक रूप से देखा जाए। तो इसमें होगा जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए, यानी कि 96 में 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा जाएगा? आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, भौतिक। आप जब ये पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत बार ये समझ में आएगा शिक्षा और संस्कृति का संबंध, इसमें यही समझाया गया है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा कि ये सांस्कृतिक रूप में देखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 98, शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है, क्योंकि निर्मात्री यानी कि उसका निर्माण करती है। तो क्यों करती है? वह मौजूदा संस्कृति में नवीनता लाती है, परंपराओं को रूढ़ रूप देती है, रीति रिवाज की परिचायक है, या परंपराओं को ज्यों का त्यों स्वीकारती है? बिल्कुल नहीं, वो नवीनता लाती है। जब कोई नई चीज़ लाएंगे तभी निर्माण होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। यानी कि शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है क्योंकि वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 99, इसमें इनमें से कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है? तो आप पहले इसको ऑप्शंस पढ़ेंगे। मौखिक परंपरा, प्रचलित रीति, सांस्कृतिक कर्म, आदान प्रदान। आप देखेंगे कि इन दोनों में जो संबंध है, ये तीनों में जो संबंध है वो विशेषण और विशेष्य का है, पर ये इसमें कोई संबंध नहीं है ऐसा। इसका मतलब ये एक भिन्न है, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा आपका 4। चलिए आपका गद्यांश का हो चुका है। अब अगला शुरू होता है पद्यांश का खंड। पद्यांश है आपका, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल।
जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। चलिए, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर से ही आया हुआ है, तो इसके आंसर्स भी देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ चलिए। भिन्न शब्द समूह की पहचान करें। अब इसको पहले पढ़ लेते हैं, क्या है ये? लघुदीप, लाल शिखाएं, जला अस्थियां, पुण्यवेदी। फिर आप देखेंगे कि इन दोनों में लघुदीप, लाल शिखाएं, पुण्यवेदी, तो इन सब में एक विशेषण और विशेष्य का संबंध है, लेकिन जला अस्थियां इसमें कोई ऐसा संबंध नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब कि भिन्न यहाँ पे ये जला अस्थियां ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्यांश में सिंहनाद शब्द से आशय है सिंह की गर्जना, ललकार, युद्ध ध्वनि, संवेद स्वर। तो जब आप पद्यांश के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यहाँ पे ललकार शब्द आएगा। इसका अर्थ पद्यांश में सिंहनाद शब्द से आशय ललकार का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या अभिप्राय है? जय जयकार के नारे लगाए जाएं, देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, सभी के लिए प्रशंसा के शब्द लिखे जाएं, लिखने की अपेक्षा बोलकर गुणगान किया जाए। तो इसमें देखिए हर जगह ये बताया गया है कि आप उनकी प्रशंसा कीजिए, उनके लिए लिखिए जो हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं, यानी कि समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, ऐसा इस लाइन में कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छिटकाई जिन्ने चिंगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि इसमें जिन्ने ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राजनीतिज्ञ के लिए, अध्यापक के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए या स्वतंत्रता सेनानी के लिए? तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हुआ? यानी कि ये जो अर्थ दिया गया है ये इस पद्यांश के किस लाइन से मैच करता है, उसका भावार्थ है ये। तो इसमें दिया गया ऑप्शन, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, सहमी धरती रही अब तक डोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो यहाँ पे आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, इसका अर्थ यही होगा निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ठीक, चलिए 105। इस पद्यांश में कौन सी भावना की अभिव्यक्ति हुई है? तो ये तो एकदम ही स्पष्ट है कि ये देश प्रेम है, ना समाज सुधार है, ना प्रकृति प्रेम है, ना ही पाखंड का विरोध है। यहाँ पे देश प्रेम की ही भावना को दर्शाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पद्यांश में देश प्रेम की भावना की अभिव्यक्ति हुई है। चलिए अब आपका पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गया है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम के किस उपागम की युक्ति में विश्वास रखती है? उपागम या युक्ति में विश्वास रखती है। तो पहले ध्वनि है, फिर शब्द है, फिर वाक्य, यानी कि हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा बॉटम अप, यानी कि अधो शीर्षमुखी उपागम। 106 में हो जाएगा 2 आंसर, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री कहानी के चित्र देखने के लिए कहती है। वह अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है? चित्रों के माध्यम से कहानी की मन में कल्पना करवाना, चित्रों की सराहना करना, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना, चित्रों को समझने की क्षमता विकसित करना। तो चित्रों की सराहना और क्षमता तो नहीं होगा, इसमें सीधा ऑप्शन हो जाएगा पाठ्य सामग्री के बारे में, ताकि बच्चे अनुमान लगा सके कि क्या पढ़ाया जा रहा है आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप से रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 109 ये है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानने से संबंधित है? ठीक है, कौन सा भाषा के बारे में जानने से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान, व्याकरण परक या युक्ति परक। नहीं, ये घोषणात्मक ज्ञान हो जाएगा क्योंकि भाषा के बारे में जानना है सिर्फ। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बोली के बारे में सही है? ठीक है, भाषा की बोली के बारे में।
तो भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं, तो सही है। एक भाषा की विभिन्न बोलियां, बोलने वाले दूसरी बोली बोलने वाले की बात समझ पाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बोली एक बड़ी श्रेणी है, भाषा तुलना, ये भी बिल्कुल गलत है। भाषा बड़ी होती है, बोलियां छोटी होती हैं। कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूह के लोग एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते हैं। तो इसमें सबसे सटीक जो उत्तर होगा वो होगा भाषा की बोलियां एक ही क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए, सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के लिए लिखी गई सामग्री, सत्तासीन लोगों द्वारा विकसित या लिखित सामग्री, जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री, वह सामग्री जो बच्चे घर से लेके जाते हैं। तो सामग्री की प्रामाणिकता यानी कि जो वास्तविक हो, यानी कि न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स और पत्रिकाएं, ठीक है ना, तो वो वास्तविक संदर्भ में विकसित या लिखित सामग्री होती है जो प्रामाणिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। ये है कार्यविधि, इसमें बताना है कि ये अच्छा है या नहीं है। अपने उत्तर और उत्तर के कारण का चयन करें। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है। यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए उनके पास बोलने की सामग्री है। ठीक, अगला ऑप्शन है, यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थी को कुछ बोलने के लिए तैयार करता है या रेगिस्तान है। ये तो बिल्कुल समझ से पार है। यह कार्य अच्छा नहीं है क्योंकि कुछ शिक्षार्थी रेगिस्तान के बारे में नहीं जानते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह कार्य अच्छा नहीं है क्योंकि इससे संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और स्थितियों के बारे में कुछ थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थियों को भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ाया गया होगा, उनके पास बोलने की सामग्री होगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? ठीक है, ये बोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पे विदेशी भाषाओं के अध्ययन संबंध में सही नहीं है। ठीक, तो इसको पढ़ लेते हैं। माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन, ये तो बिल्कुल सही है। विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है। फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशंसित किया गया है। देखिए, तो इसमें एक तो ये बिल्कुल ही गलत है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं में विदेशी शामिल नहीं किया गया है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। 3 भाषा में ही रखा गया है हमारे। ठीक, तो उसमें यही रखा गया है, आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है और एक कोई रीजनल लैंग्वेज पढ़नी है। जैसे कि अगर आप नॉर्थ से हैं तो आपको साउथ की एक लैंग्वेज पढ़नी है, और अगर आप साउथ से हैं तो आपको नॉर्थ की एक लैंग्वेज पढ़नी है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सेकेंड, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उसी स्थान की भाषा सीखते हैं। इस प्रेरणा को क्या कहा जाता है? समाकलनात्मक और यांत्रिक दोनों प्रकार की प्रेरणा। समाकलनात्मक प्रेरणा, यांत्रिक प्रेरणा। ना तो यांत्रिक ना ही समाकलनात्मक, तो ये एक यांत्रिक प्रेरणा है। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर था। चलिए अगला देख लेते हैं। भाषा अधिगम में सर्वांगी सिस्टमिक दक्षता क्या है? ठीक है, इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषाओं की एक व्याकरणिक व्यवस्था है। इस बात को समझना और सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचनात्मक व्यवस्था है। इस बात की समझ कि सभी मनुष्यों के पास बहुत सी भाषाओं की व्यवस्था है। तो ये पूछा जा रहा है सिस्टमिक दक्षता, तो ये भाषाओं की समझ तो नहीं होगा, ना ही व्याकरणिक होगा। देखिए, एक भाषा व्यवस्था के रूप में काम करती है, ये तो सही ही है, पर एक सामान्य संरचनात्मक, मुझे तो लगता है इसमें थर्ड ऑप्शन ही राइट होगा, बट फर्स्ट ऑप्शन भी राइट हो सकता है। तो आप इस दोनों को ऑप्शन में लेके चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ एक पाठ्य सामग्री का कुछ कथन है। पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्त रजिस्टर का प्रतिनिधित्व कर रही है। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जातियों, आदिवासी, शैक्षिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, समानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। तो इसमें बताना है कि ये किस प्रकार की प्रयुक्ति है। तो ये राजनीतिक प्रयुक्ति तो बिल्कुल नहीं है। ठीक,
सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति हो सकती है, वैज्ञानिक प्रयुक्ति भी बिल्कुल नहीं है, बल्कि सबसे जो स्पष्ट उत्तर होगा वो होगा कानूनी प्रयुक्ति। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है? ठीक है, तो इसमें दिया गया ऑप्शन रोल प्ले, प्रदत्त कार्य, परियोजना कार्य, कोई आर्टिकल लिखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परियोजना कार्य। ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, हिंदी। तो तमिल, संस्कृत और तेलुगु तो है, हिंदी नहीं है। ठीक है ना, हिंदी अभी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षा से संबंधित है? ठीक है, संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का भाषा में प्रयोग के योग्य बनाना, और शिक्षार्थियों का ध्यान खोजबीन के द्वारा उनके नियमों की ओर दिलाना। तो पूछ रहा है इसमें संदर्भ में व्याकरण शिक्षा से संबंधित क्या है? स्कीमा का सृजन, तो ये नहीं होगा। निगमनात्मक विधि, ये भी नहीं होगी। खोजबीन भी नहीं होगी। सचेतना जागृत करना। ठीक है ना, सचेतना जागृत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील यानी कि रिसेप्टिव कौशलों के रूप में, ग्रहणशील यानी कि जो तुरंत ग्रहण हो जाए आपसे, श्रवण और लेखन, श्रवण और लेखन, पठन और बोलना, बोलना और लेखना, श्रवण और पठन। तो श्रवण और पठन ही आपका सही उत्तर होगा। चलिए आपके सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।